नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ अंशुमान जी हैं। आप ललन टॉप देख रहे हैं। ये है खर्चा पानी का एक और संस्करण। खर्चा पानी में आज दो तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, वो अंशुमान जी बताएंगे क्या चीज़ है। सिद्धांत, आपका स्वागत है। खर्चा पानी में सारे दर्शकों का स्वागत है। हमारे लिए आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो जीएसटी के 4 साल पूरे होना है। जीएसटी अपने एक बेहद निर्णायक बिंदु पर आ चुका है। सुधार जो किसी तरह से घिसटते हुए कुछ अच्छा, कुछ कमज़ोर, कुछ खराब, कुछ बिखरा हुआ सा ये सुधार अब अगले साल 5वां साल पूरा करेगा और इसके साथ बहुत सारे बदलाव जो इससे उम्मीद थे, वो पूरे नहीं हुए। कुछ बदलाव हुए, इन पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर हमारे पास एक अनोखे किस्म के शेयर बाजार घोटाले से से जुड़ी हुई है, जो जीडीआर का घोटाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय बैंकों की सेहत में ऐसी क्या खराबी है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एक के बाद एक भारतीय बैंकों को चेतावनी की लाल झंडी दिखाती चली जा रही हैं, जबकि भारतीय बैंकों के मुनाफे बढ़ रहे हैं पर दुनिया के की एजेंसियों को, निवेशकों को भारतीय बैंकों की सेहत पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो पहली खबर जीएसटी से। 4 साल पूरे हो चुके हैं और समय कम है और हम लोग रीशूट कर रहे हैं इस एपिसोड को, क्या समय से एडिट होकर आपके पास पहुंच जाए। तो जीएसटी में अंशुमान जी हमने क्या खोया, क्या पाया और सरकार का वो लक्ष्य क्यों अधूरा रह गया कि वन नेशन वन टैक्स। सिद्धांत, जीएसटी के बारे में बहुत कुछ जाना जा चुका है, कहा जा चुका है और बहुत कुछ महसूस किया जा चुका है। जीएसटी के 3 बड़े लक्ष्य थे। एक बड़ा लक्ष्य ये था कि भारत में जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्यमी हैं और कंपनियां हैं, उनके लिए कंप्लायंस की, यानी टैक्स नियमों को मानने की लागत कम हो सके और उनके लिए सुविधाएं बढ़ सके, उनकी दुविधाएं, उलझनें कम की जा सके। दूसरा बड़ा लक्ष्य था कि यह बड़ा क्रांतिकारी सुधार था, ये टैक्स की दरें कम करेगा, लोगों की खपत बढ़ाएगा और उस खपत बढ़ाने के बदले सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि चूंकि इससे कंपनियों के पास लागत वापस लौटेगी, कंपनियों को पैसे मिलने शुरू होंगे होंगे जो वो कच्चे माल पर टैक्स चुकाती हैं, उसका फायदा जीडीपी में बढ़ोतरी के तौर पर हमारे सामने आएगा। अब हमारे पास 4 साल का रिकॉर्ड रखा हुआ है और आगे क्या है इस पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। 4 साल बाद जीएसटी का अगर पूरा ढांचा देखिए तो एक जगह हमें अच्छे नतीजे दिखाई देते हैं। जितने फार्म, जितने दफ्तरों का चक्कर कारोबारी को लगाना पड़ता था वो कम हो गया, लेकिन जो कंप्लायंस के नियम थे वो छोटे उद्योगों के लिए ज्यादा तकनीकी और मुश्किल भरे हो गए। यानी उनकी कंप्लायंस की जरूरतें तो कम हुई पर कंप्लायंस की लागत में कमी नहीं आई। यानी कानूनों के लिए उन्हें उन्हें उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट को, टैक्स एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेनी पड़ी, जो उनके लिए लागत भरा है, खासतौर से मंदी के दौर में। दूसरी चीज ये कि टैक्स दरों में रियायत से केंद्र सरकार का राजस्व भी नहीं बढ़ा। 1% कम हुआ जीडीपी की तुलना में, पिछली व्यवस्था से, जीएसटी से पहले की तुलना में और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। कम से कम हमें महंगाई में, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई में जीएसटी की दरों की कमी का लाभ नहीं दिखाई देता। जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो बात शुरुआत में कही जाती थी, जब जीएसटी आ रहा था कि भारत का जीडीपी कम से कम 2% बढ़ेगा, वो बढ़ोतरी हमने जीएसटी के कारण नहीं होते देखी। अब यहां से आगे आगे और दूसरी चीज ये कि जो और बड़े सुधार थे जीएसटी के में पेट्रोल डीजल को जैसे को दायरे में लाने का सुधार था, वो सुधार लटक गया। तो हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जो सिस्टम अभी तक बन रहा है और किसी टैक्स सिस्टम का इतने लंबे समय तक बनते रहना अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ाता है, निश्चितता नहीं बढ़ाता है। और अब तो जीएसटी का पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर ही चेंज करने का मौका की नौबत आ गई है राज्य सरकारों के को फंड्स की वापसी होगी कि नहीं होगी, ये देखने की बात है। तब यहां से जो 3 बड़े सुधार सामने हैं वो एक ये कि राज्यों को अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। केंद्र सरकार से शायद उनको अब लंबे समय तक जीएसटी के राजस्व की सहायता नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या राज्य जीएसटी के सिस्टम में भरोसा रखेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, केंद्र सरकार कितनी जल्दी अपने राजस्व को संगठित करके और टैक्स ढांचे का पुनर्गठन करेगी, जीएसटी की जो तमाम दरें उनको मिलाकर 2 या 3 दरों में लाएगी, ये देखने की बात होगी। और अगला बड़ा चैलेंज ये है कि जो चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं उन्हें क्या जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जैसे बहुत सारे राज्यों के टैक्स और बहुत सारे सारे अदर टैक्स जिनमें पेट्रोल डीजल की कीमतें भी हैं। ये जीएसटी का अगला एजेंडा है जिस पर सरकार को ने अभी तक अपनी राय साफ नहीं की है। जीएसटी काउंसिल ने भी अपनी राय स्पष्ट नहीं की है। अगली खबर अंशुमान जी, अगली खबर जुड़ी हुई है एक भाजपा के सांसद हैं वाईएस चौधरी, राज्यसभा सांसद हैं। उनसे जुड़ी हुई उनकी कंपनी है सुजना ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके चेयरमैन हैं आपके वाईएस चौधरी। तो खबर ये है कि वाईएस चौधरी की इस कंपनी ने बैंक डिफॉल्ट किया है। 7,500 करोड़ की इनकी देनदारी बनती है बैंकों पर, डिफॉल्टर है।
ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन मामला जब सेबी के पास गया, रेगुलेटर के पास गया, तो सेबी ने जब सारे मसले को खंगाला, देखा, तो देखा कि यार एक जीडीआर का के जरिए इन्होंने पिछले 8-10 सालों में काफी सारा हेर-फेर किया है। अभी इस मामले पे ये ईटी प्राइम की स्टोरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर वहां पे। तो मुद्दा क्या है अंशुमान जी, और पूरे मुद्दे को समझने के पहले सवाल कि वो जीडीआर होता क्या है जिसके ऊपर ये सारा सारा गेम बना हुआ है। ये भारत का शेयर बाजार का बड़ा अनोखा घोटाला है। शेयर बाजार में और कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के घोटालों की कोई कमी नहीं है और लगातार वो रिस्पेक्टिव ऑफ सरकारें बदलती रहें पर वो नहीं बदलते, पर ये अपने तरीके का अनोखा घोटाला है। पहली चीज हम ये जीडीआर के तौर पर समझें कि वो शेयर जो सरकार जो कोई कंपनी विदेश में जारी करती है, यानी भारत से बाहर जारी करती है और वहां के शेयर बाजार में लिस्ट होते हैं, उनको जीडीआर कहते हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स होती हैं, जिसमें कंपनी अपनी हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बेचती है और उनकी लिस्टिंग यूरोप के बाजारों में होती है, लंदन में फ्रैंकफर्ट में। और एक एडीआर होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जो अमेरिकन बाजार के लिए जारी किए जाते हैं और अमेरिका के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होते हैं। ये अनोखा घोटाला भारत के रेगुलेटर्स की नाक के नीचे 1-2 साल का नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत करीब-करीब 2005 से हो जाती है। यानी 2005 से आज हम 2021 में हैं, तब से ये घोटाला लगातार चला। इसमें जो जांच और पड़ताल हो रही थी, वो सीबीआई और ईडी की अलग-अलग एंगल से हो रही थी। जब इसके कुछ सूत्र सेबी के हाथ में आए और सेबी को ये पता चला कि नहीं, ये तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ घोटाला है, तो जो उनकी इंटरनल विजिलेंस कमेटी है, उसने जांच की। और ये काम कैसे हुआ, ये चौंकाने वाली बात है। एक कंपनी है जिसके पास एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कई सारी छोटी-छोटी कंपनियां हैं। उसमें एक लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर कंपनियां भी हैं। इन्होंने दुनिया के बाजारों में जीडीआर जारी किए, यानी अपने शेयर जारी किए, उन्हें खरीदने वाले नकली इन्वेस्टर बनाए। उन इन्वेस्टरों के भरोसे के लिए पुर्तगाल के बैंक का और कुछ और जगहों का इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि ये वास्तविक कंपनियां हैं और इन्वेस्टर्स के पैसे वापस उन्हीं अपने फिक्सर्स इन्वेस्टर से वो पैसे निकाल लिए। ये काम इस समूह ने 2005 से 2007 में किया, 2005 में किया। इससे करीब-करीब $43 मिलियन का जीडीआर जुटाया गया, जो इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है सुजना यूनिवर्सल का। इसके बाद इस कंपनी ने पहले $16 मिलियन का एक जीडीआर 2005 में उठाया और फिर $11.9 मिलियन का और $15 मिलियन के जीडीआर फरवरी और सितंबर 2007 में उठाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है सिद्धांत कि कोई कंपनी जीडीआर जारी कर रही हो पूरी दुनिया में, जिसको दुनिया भर के रेगुलेटर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है, तो सेबी की ही नहीं, अगर आप यूरोप में उसको जांच में आप बेचेंगे अपना जीडीआर, तो यूरोप के रेगुलेटर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। पर जो इंटरनल सेबी की जानकारी बताती है कि बहुत ही जटिल ढंग से कंपनी ने अपनी कई सारी कंपनियों के जरिए नकली निवेशक तैयार किए। उन नकली निवेशकों को ये शेयर बेचे गए और उनसे मिली कमाई कंपनी के प्रमोटर्स के पास वापस आ गई। इसमें कई सारी कंपनियां इसके ग्रुप में हैं। सेबी ने इस ग्रुप की एक कंपनी आईकेएफ टेक्नोलॉजीज पर जून में इसी महीने, मतलब बीते महीने जून में, करीब 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो पहली कार्यवाही है इस घोटाले में अपने तरह की। और यह अपने तरह का भारत का पहला घोटाला है जिसमें कि कोई कंपनी दुनिया के बाजारों में शेयर जारी करती है और नकली निवेशकों को बेच देती है। अभी ये जांच इसकी जारी है। हमें लगता है कि इसमें कई सारी और परतें भी खुलेंगी, तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्योंकि बहुत लंबे समय से चला हुआ घोटाला है, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे हैं इस स्कैम में, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। अगली खबर, एक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड पुअर, इसको एसएनपी कहते हैं छोटे में। एसएनपी ने कुछ प्रोजेक्शंस दी हैं इंडिया के बैंकों को लेकर पोस्ट सेकेंड वेव और उसके बाद के जो रिस्क हैं। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो सारे बैंक्स हैं वो सिस्टमिक रिस्क की तरफ जा रहे हैं। ये भी कहा है कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी इम्पेयर्ड रहने वाला है अगले 12 से 18 महीनों के दरमियान। बैंकों के जो वीक लोन्स हैं, कमज़ोर किस्म के कर्ज हैं जो उनके, उनमें 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अंशुमान जी, ये बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक और चिंताजनक खबर है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंताजनक खबर है और ये ऐसे समय आ रही जब सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, यानी बैंकों को बेचना चाहती है और उनके लिए अच्छी कीमत बाजार से निकालना चाहती है। एसएनपी की रिपोर्ट इससे पहले आई, बाकी रिपोर्ट्स जैसी है, जो ये मान रहे हैं कि भारतीय बैंकों की समस्याएं आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हालांकि भारतीय बैंकों के जो नतीजे हमने देखे पिछले साल जो रिकॉर्ड प्रॉफिट के नतीजे देखे वो एक तरफ है, पर उनका असर
दुनिया के निवेशकों पर नहीं पड़ा है। एक चीज इस रिपोर्ट में, बाकी तो इस रिपोर्ट में एनपीए बढ़ना, 12% तक फंसे हुए कर्ज बढ़ना, डिफॉल्ट बढ़ना, दूसरी लहर के बाद बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट का खतरा। अभी हमने आज आज ही इंडिया में पीएमआई का नंबर देखा है जो कि बताता है कि जून में फिर पीएमआई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी उत्पादन गिरा है, कंपनियों के ऑर्डर रुके हैं और रोजगारों में कमी आई है। लेकिन ये एसएनपी की रिपोर्ट ये बता रही है कि बैंक एक अजीब सी दुविधा में फंसते चले जा रहे हैं। बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट लगातार गिर रही है। आत्मनिर्भर पैकेज पर चर्चा के दौरान हमने इस तरफ इशारा किया था कि आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि लोग कर्ज लेने नहीं आ रहे हैं, कर्ज लेने में इच्छुक नहीं है। एसएनपी की रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा करती है कि बैंकों के क्रेडिट का ऑफटेक या ग्रोथ या उनसे कर्ज लेने वालों की संख्या घट रही है, जबकि उन पर लदे हुए कर्ज या बैंकों के दिए हुए कर्ज के डिफॉल्ट और मुश्किल में फंसने की संख्या ज्यादा बढ़ रही। यह एक किस्म का संतुलन है जिसे एसएनपी ने सिस्टमिक रिस्क कहा है। सिस्टमिक रिस्क ये कि बैंक का अपना कोर बिजनेस रुक रहा है और जो उनकी बकायेदारी है उसको लौटाने वाले लोग घट रहे हैं, यानी वो डिफॉल्ट हो रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी कंपनियों के पास तो बैंक्रप्सी कोर्ट की व्यवस्था खुली हुई है। ज्यादा बड़ी चुनौती छोटे उद्योगों के पास है, जिनके पास कोई बैंक्रप्सी की सुविधा नहीं है। उनका डिफॉल्ट होना, उनका कर्ज ना चुकाना बैंकों के लिए भारी पड़ेगा। इस बात की तरफ एसएनपी की रिपोर्ट इशारा करती है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।